एक हॉस्पिटल जहां पे तमाम तरह के मरीजों का इलाज ही नहीं हो रहा था, बल्कि एक दिन रात्रि के करीब 3 बजे के आसपास हॉस्पिटल में एक कमरे के अंदर से जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। उस वक्त हॉस्पिटल में मात्र 3 ही स्टाफ मौजूद थे। स्टाफ जा करके जब उस दरवाजे को खुलवाने की कोशिश करते हैं तो ना तो अंदर से कोई जवाब देता है और ना ही कोई दरवाज़ा खुलता है। इसीलिए स्टाफ इस बात की जानकारी डॉक्टर को दे देते हैं। इधर डॉक्टर को जब मालूम चलता है, उसी रात को भागते दौड़ते हॉस्पिटल में जाता है और जाकर उस दरवाजे को खुलवाता है। पर जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, वहाँ का नज़ारा देख हर किसी का होश उड़ जाता है। दरअसल कमरे के अंदर एक नहीं बल्कि 2 डेड बॉडीज पड़ा था। पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसी सच्चाई सामने निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर की। लखनऊ से करीब 30 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है दुर्गागंज। दरअसल इसी दुर्गागंज गांव का रहने वाला है परशुराम, जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास। परशुराम के परिवार में उसकी पत्नी राज रानी के अलावा 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। परशुराम जो खेती किसानी का काम करता है और देखने में बेहद ही सीधा साधा है। चूँकि परशुराम के घर में आमदनी का कोई स्रोत नहीं होता है, इसीलिए गुजारा कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। घर की माली हालत जब हद से ज़्यादा ख़राब हो जाती है, एक दिन राज रानी अपने पति को समझाते हुए कहती है कि इस तरीके से हम अपना तो गुजारा कर लेंगे, लेकिन बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम किसी शहर में जाकर कोई नौकरी कर लो। राज रानी जब इस तरह की बातें अपने पति से कहती है, कहीं ना कहीं परशुराम को भी अपनी पत्नी की सुझाव पसंद आ जाती है और फिर परशुराम एक नौकरी की तलाश में लखनऊ शहर में चला जाता है। लखनऊ शहर में जाता है, अपनी एक गाड़ी खरीद लेता है और अलीगंज में ही गाड़ी चलाने लगता है और अलीगंज में ही एक किराए का कमरा लेकर वहीं पर रहने लगता है। लेकिन परशुराम जब गाड़ी चलाना शुरू करता है, इसी दरमियान परशुराम की एक दिन मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम है नूरी परवीन। नूरी जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, जो बेहद ही गरीब परिवार से है। दरअसल नूरी एक डॉक्टर के यहाँ खाना बनाने का काम करती है जिसका नाम है डॉक्टर अवस्थी। नूरी और परशुराम की जब बार बार मुलाकात होती है, पहले दोनों के बीच में दोस्ती होती है और फिर बातचीत करते करते आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। नूरी और परशुराम के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से दोनों कई बार एकांत में एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। पर जब भी मुलाकात होती है, परशुराम नूरी को टच करने की कोशिश करता है। पर परशुराम जब भी नूरी को टच करने की कोशिश करता है, नूरी उससे रोक देती है। नूरी परशुराम को समझाते हुए कहती है कि जब तक हम दोनों शादी नहीं कर लेते हैं, तब तक कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। इधर परशुराम जो नूरी को पाने के लिए किसी भी हद तक कदम उठाने के लिए तैयार था। परशुराम जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, नूरी जब उसे हाथ नहीं लगाने देती है, आखिरकार परशुराम अब नूरी से शादी करने का वादा कर लेता है। परशुराम शादी करने का वादा तो कर लेता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी भूल जाता है कि वो ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं है, बल्कि उसके 2 बच्चे भी हैं। शादी करने का जब वादा करता है, नूरी उसे समझाते हुए कहती है कि जिस डॉक्टर के यहाँ मैं खाना बनाती हूँ, दरअसल डॉक्टर साहब ने मुझसे बोला है कि कुछ दिन तुम ये काम कर लो, उसके बाद से तुम ये काम छोड़ देना और फिर मैं तुम्हें अपने ही हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी दिलवा दूंगा और फिर हॉस्पिटल में ही तुम्हें कमरा भी मिल जाएगा। नूरी परशुराम को समझाते हुए कहती है कि जिस दिन मुझे हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी मिल जाएगी, कमरा जब मिल जाएगा, उसके बाद से हम शादी भी कर लेंगे। परशुराम भी नूरी की बात मान लेता है और फिर समय का इंतज़ार होने लगता है। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार नूरी को हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी मिल जाती है और उसी हॉस्पिटल में उसे एक कमरा भी मिल जाता है। नूरी को जब कमरा मिल जाता है, उसके बाद से नूरी और परशुराम हिंदू रीति रिवाज के तहत शादी भी कर लेते हैं और शादी करने के बाद उसी हॉस्पिटल के कमरे में एक साथ रहने लगते हैं। परशुराम नूरी से शादी तो कर लेता है, लेकिन नूरी से अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। शादी जब हो जाती है, उसके बाद से परशुराम और नूरी खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। परशुराम जितना भी पैसा कमाता है, सारा पैसा नूरी पे ही खर्च करने लगता है। दरअसल परशुराम अपनी पत्नी राज रानी से झूठ बोल देता है कि मैं अलीगंज के एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ और मुझे पैसा मिलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। धीरे धीरे जब 1 साल का समय गुजरता है, 1 साल के बाद नूरी एक बेटी को भी जन्म देती है। परशुराम को जब पहली बेटी होती है, बेटी पाकर वो बेहद ही खुश होता है। परशुराम अपनी बेटी को पाकर इतना काफ़ी खुश होता है कि हॉस्पिटल में जितने भी लोग होते हैं, सबको मिठाइयाँ भी बंटवाता है।
पर जैसे ही कुछ महीने का और समय गुजरता है, न जाने क्यों नूरी को लगने लगता है कि परशुराम उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए नूरी अब उदास रहने लगती है। इस उदासी के कारण जब परशुराम उससे पूछताछ करता है तो नूरी परशुराम को जवाब देते हुए कहती है कि न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम एक दिन मुझे छोड़ करके चले जाओगे। अब जरा सोचो कि अगर किसी दिन तुम हमें छोड़ करके चले गए फिर हमारा क्या होगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम कर दो। प्रॉपर्टी की जब बात कहती है, परशुराम नूरी को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें ऑलरेडी मालूम है कि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इस पे नूरी अपने पति को जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हारे पास एक गाड़ी है ना, वो गाड़ी मेरे नाम पे कर दो। परशुराम भी नूरी को जवाब देते हुए कहता है कि अगर वो गाड़ी मैं तुम्हारे नाम पे कर देता हूँ तो क्या तुम खुश हो जाओगी। इस पे नूरी भी हाँ में जवाब दे देती है। इसीलिए परशुराम अपनी गाड़ी नूरी के नाम पे कर देता है। जब गाड़ी उसके नाम पे कर देता है, वाकई में नूरी खुश हो जाती है। उसके बाद से नूरी और परशुराम फिर से पहले के जैसे ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। पर जैसे ही कुछ महीने का और समय गुजरता है, आखिरकार नूरी और परशुराम के बीच में अब छोटी मोटी बातों को लेकर के झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। हालांकि पति पत्नी के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू होता है, परशुराम को लगता है कि इसकी सारी वजह नूरी की दोनों बहनें हैं। दरअसल नूरी जब परशुराम से शादी कर लेती है, उसके बाद से नूरी की दोनों बहनें भी अक्सर उससे मिलने के लिए उसके घर पे आते जाते रहती है। परशुराम को लगता है कि शायद नूरी की बहनें जब घर पे आती है, नूरी को तरह तरह की बातें कहकर उसे भड़काने की कोशिश करती है। इसीलिए नूरी अक्सर मुझसे झगड़े तकरार करती है। इसीलिए एक दिन परशुराम नूरी की बहनों को लेकर के उसे शिकायत कर देता है। लेकिन नूरी की बहनों को लेकर के जब उससे शिकायत करता है, ये सुन करके नूरी भी एकदम से गुस्से में आ जाती है। दरअसल नूरी अपने पति को जवाब देते हुए कहती है कि अब तुम पहले जैसे नहीं हो, बल्कि काफ़ी बदल चुके हो। तुम मुझे पहले जैसे प्यार भी नहीं करते हो। इसकी वजह मेरी दोनों बहनें नहीं हैं, बल्कि तुम खुद हो। परशुराम अपनी पत्नी की बात मान लेता है और कुछ दिन समय गुजरने के बाद पिछले साल 31 जनवरी को नए साल पे परशुराम अपने गांव चला आता है। लेकिन परशुराम जब अपने घर पे पहुंचता है, उसी रात को करीब 2 बजे के आसपास नूरी परशुराम के नंबर पे फ़ोन करती है और कहती है कि अभी के अभी तुम लखनऊ चले आओ, क्योंकि मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा है। उसी रात को जब परशुराम को अपने पास बुलाती है, परशुराम भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल परशुराम को भी डर सताता है कि अगर वो लखनऊ नहीं जाता है, नूरी उसके घर पे आ जाएगी, और अगर नूरी कहीं उसके घर पे आ गई तो दोनों के रिश्ते के बारे में उसके घर परिवार के साथ साथ पूरे गांव के लोगों को मालूम चल जाएगा। इसीलिए उसी रात को ही परशुराम अपनी पत्नी राज रानी से झूठ बोलते हुए कहता है कि जिस हॉस्पिटल में मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पे एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है, इसीलिए मुझे इसी वक्त जाना होगा। और इतनी सी बात कहने के बाद परशुराम उसी रात को लखनऊ के लिए निकल जाता है। लेकिन परशुराम जब लखनऊ के लिए रवाना होता है, रास्ते में ही सोचने लगता है। दरअसल परशुराम अपनी दोनों पत्नियों के बीच में बुरी तरीके से फंस चुका था। चाह करके भी अपनी पहली पत्नी को दूसरी पत्नी के बारे में नहीं बता सकता था, और दूसरी पत्नी को पहली पत्नी के बारे में नहीं बता सकता था। परशुराम जब लखनऊ में पहुंचता है तो देखता है कि नूरी बिल्कुल ठीक ठाक है। नूरी भी जब परशुराम को देखती है, देखकर एकदम खुश हो जाती है। लेकिन परशुराम का एकदम से मूड खराब हो जाता है। परशुराम को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार अब वो करे क्या। दरअसल समय के अनुसार परशुराम के अंदर भी नूरी को लेकर के काफ़ी हद तक प्यार कम हो चुका था। जाकर के जब अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है, जब 1 महीने का समय गुजरता है, इस 1 महीने के बीच में भी परशुराम और नूरी के बीच में आए दिन हर रोज छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़े तकरार शुरू हो जाता है, जिसे लेकर के परशुराम भी एकदम से तंग आ जाता है। आखिरकार परशुराम अब अपनी बेहतर तरीके से जीवन व्यतीत करने के लिए एक फैसला कर लेता है। 31 जनवरी की रात्रि के वक्त हर रोज की तरह पति पत्नी खाना खाकर अपने कमरे में सो जाते हैं। पर जैसे ही रात्रि का 12 बज जाता है, नूरी और परशुराम के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। चीख पुकार जब होती है तो आवाज़ें हॉस्पिटल के बाहर भी आनी शुरू हो जाती है। दरअसल उस वक्त हॉस्पिटल में 3 ही स्टाफ मौजूद थे, जिनमें से एक का नाम है दिनेश, दूसरे का नाम है सुशीला और तीसरे का नाम है मोनिका। ये तीनों भी जब नूरी और परशुराम को लड़ते झगड़ते आवाज़ को जब सुनते हैं, उनसे पूछताछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि इन तीनों को भी लगता है कि ये रोज़ का ड्रामा है। झगड़े तकरार करते करते रात्रि का जब 3 बज जाता है, अचानक से कमरे के अंदर से आवाज़ आनी बंद हो जाती है। इसीलिए उसमें से एक स्टाफ जा कर के परशुराम के दरवाजे पे खड़े होकर के उसे आवाज़ देता है, पर ना तो अंदर से कोई जवाब देता है और ना ही दरवाज़ा खुलता है। सारे स्टाफ मिल करके जब अपनी तमाम कोशिश कर लेते हैं, जब दरवाज़ा नहीं खुलता है, अब कहीं ना कहीं स्टाफ को थोड़ा सा पता लगता है। इसीलिए उसी रात को ही डॉक्टर अवस्थी के नंबर पर फ़ोन करते हैं और सारी बात डॉक्टर साहब को बताते हैं। इधर डॉक्टर अवस्थी को जब मालूम चलता है, भागते दौड़ते उसी रात को हॉस्पिटल में पहुंचता है और जाकर दरवाजे पे खड़े होकर परशुराम को आवाज़ लगाने लगता है। करीब आधे घंटे तक आवाज़ लगाने के बाद आखिरकार दरवाज़ा खुलता है और दरवाज़ा अंदर से
परशुराम ही खोलता है। पर जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, अंदर का नज़ारा देख हर किसी का होश उड़ जाता है। दरअसल कमरे के अंदर उसकी पत्नी नूरी और बेटी दोनों का डेड बॉडी पड़ा था। दोनों के गले पे किसी तेजधार हथियार को चलाया ही नहीं गया था, बल्कि पूरा फर्श भी खून से भरा पड़ा हुआ था। डॉक्टर अवस्थी जैसे इस तरह की नज़ारा देखते हैं, देखकर इस प्रकार से डर जाते हैं कि तुरंत ही इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फ़ौरन उसी रात को हॉस्पिटल में पहुंचती है और सबसे पहले परशुराम को हिरासत में ले लेती है और फिर दोनों डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में परशुराम से पूछताछ करती है तो परशुराम रोते हुए पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मेरी पत्नी ने मुझे जहर पिला दिया है और खुद अपने साथ साथ बेटी की भी हत्या कर ली है। जहर पीने की जब बात कहता है, पुलिस फ़ौरन उसे लेकर के हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है। पर डॉक्टर जब परशुराम का ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज के दौरान ही परशुराम की भी मौत हो जाती है। परशुराम की जब मौत हो जाती है तो पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि दरअसल परशुराम झूठ बोल रहा था। नूरी और उसकी बेटी की हत्या परशुराम ने ही किया था। अगर नूरी ने अपने पति को जहर पिलाई होती तो इस अवस्था में कोई भी इंसान किसी की हत्या नहीं कर सकता है। दरअसल परशुराम पहले अपनी पत्नी और बेटी की हत्या किया होगा और उसके बाद से खुद भी जहर पी लिया होगा। पर इस बात की जानकारी जब परशुराम की पहली पत्नी राजा रानी को मालूम चलता है, लखनऊ में जब पहुंचती है और अपने पति की जब डेड बॉडी को देखती है तो देख करके चीख चीख करके रोने लगती है और रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था कि मेरे पति ने शहर में आकर के दूसरी शादी कर लिया है। काश कि अगर मेरे पति ने इस बारे में मुझे कुछ भी बताया होता तो शायद मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। वाकई में दोस्तों, परशुराम की मात्र एक छोटी सी गलती की वजह से 3 लोग हमेशा के लिए इस दुनिया को ही नहीं छोड़ करके चले गए, बल्कि उसका पूरा परिवार की ज़िंदगी भी बर्बाद हो गया। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है सुभाष कपूर। सुभाष कपूर जो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं फैज़ राजपूत राणा। फैज़ राजपूत राणा जो दिल्ली प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं कैलाश माली। कैलाश माली जो तमिलनाडु प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं ए.के. मलिक। ए.के. मलिक जो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं यूसुफ पठान। वैसे तो यूसुफ पठान खलीलाबाद संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन गुजरात के राजकोट में रह करके नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। मैं तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।